अच्छा, यहाँ तक हमने मेमोरी को पढ़ा था। आगे हम देखते हैं कि मेमोरी होती किस किस टाइप की है या क्या क्या होती है। जिस तरीके से ये शायद आपने देखी हो, लेफ्ट राइट हैंड पे आपको दिख रही है कि रैम होती है, ये भी मेमोरी है। सेमीकंडक्टर्स पे होती है, कुछ मेमोरी सेमीकंडक्टर्स होती है, कुछ नॉन सेमीकंडक्टर्स होती है। अच्छा, तो सेमीकंडक्टर में रैम हो गया और ये चीज़ें शामिल हैं। नॉन सेमीकंडक्टर में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क वगैरह शामिल है। ओके, सेमीकंडक्टर जो मेमोरीज होती हैं उनमें दो टाइप्स होती हैं मेमोरी की। एक होती है रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, और एक होती है रैम। रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ओके, फर्दर इसकी जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। रोम के अंदर मास्क रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है, ईईपी रोम है, फ्लैश ईपी रोम है, और रैम में एस रैम, डी रैम, एनवी रैम, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इनको हम फर्दर आगे वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले रोम में मास्क रोम जो है वो ऐसी रोम है, ऐसी रीड ओनली मेमोरी है जिसको जो आईसी बनाने वाली कंपनी है वही सिर्फ प्रोग्राम करती है और वही सिर्फ वन टाइम उसको प्रोग्राम करके दे देती है। उसके बाद पी रोम प्रोग्रामेबल रोम है और ये है ओटीपी, मतलब वन टाइम प्रोग्रामेबल है। और वन टाइम प्रोग्रामेबल इसमें यह सीन होता है कि अगर एक दफ़ा आपने उसको प्रोग्राम कर दिया तो फिर फर्दर उसके प्रोग्राम को आप डिलीट नहीं कर सकते और डिलीट करके दूसरा नया प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल या फर्मवेयर उसमें नहीं कर सकते। ये वन टाइम यूज़ के लिए है और इसमें एक ही दफ़ा आप प्रोग्राम कर सकेंगे। उसके बाद है ईपी रोम। ये थोड़े से पहले ज़माने में हमारे पास होती थी ईपी रोम। और ईपी रोम बेसिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी होती थी। इसमें हम जो प्रोग्राम हमने पहले फर्दर किया होता था उसको हम इरेज भी कर सकते थे, मिटा भी सकते थे। और जैसे आप ये देख रहे हैं राइट हैंड पे उसकी पिक्चर बनी, इसमें एक छोटी सी रेक्टेंगुलर शीशे नुमा खिड़की सी बनी हुई है और ये यूवी ईपी रोम थी, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वाली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम थी, रीड ओनली मेमोरी। और इसमें प्रोग्राम तो हम कैसे करते थे कि इसके साथ जो तारें वगैरह लगी होती थी जो कनेक्शन करके और किसी कंप्यूटर के ज़रिए, किसी प्रोग्रामर के ज़रिए, आईडी वगैरह के ज़रिए इसमें प्रोग्राम इनबिल्ट करते थे। लेकिन जब इसको डिलीट करना होता था तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली हम इसको डिलीट नहीं कर सकते थे। इसको डिलीट करने के लिए हम जो है वो इसको धूप पे रखते थे और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती थी उनके ज़रिए इसके अंदर का डेटा जो है वो क्लीन ऑफ हो जाता था। और इसके अंदर का डेटा जो क्लीन होने का टाइम था, इरेज होने का टाइम है, वो 20 मिनट है। 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट जो रोम है वो इरेज हो जा सकती थी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था कि इसके अंदर आप एक मखसूस किस्म का डेटा डिलीट नहीं कर सकते थे। जब आप डिलीट करेंगे तो रैंडम डाटा डिलीट होगा और जब 20 मिनट पूरी रखेंगे तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ थी, जिस तरीके से पार्ट नंबर अगर 2716 की वो ईपी रोम हो, यूवी ईपी रोम, तो उसकी कैपेसिटी थी 16K की। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 2 किलो के, मतलब कि 2048 एड्रेसेस थे। उसके बाद 8 बिट का डेटा हर एड्रेस पे स्टोर हो सकता था और टोटल 16 किलो की जो है ना वो इसकी कैपेसिटी थी। एक्सेस जो टाइम है वो 415 नैनो सेकंड का था। पिन जो है वो इसमें 24 थी और जो पीक टू पीक वोल्टेज जो सपोर्ट करती थी जिस पे ये ऑपरेट होती थी वो 25 वोल्ट डीसी करंट था। इसी तरीके से डिफरेंट जो है पार्ट, जो डिफरेंट जो यूवी ईपी रोम थी उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी। हर किसी में पिन्स कम थी, किसी में ज़्यादा थी, किसी का एक्सेस टाइम कम था, किसी का ज़्यादा था। इसी तरीके से कैपेसिटी में भी फ़र्क पड़ता है और ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। जब ये ड्रॉबैक था कि इसका कोई मखसूस जो है वो डेटा डिलीट नहीं कर सकते, सारा ही डेटा डिलीट होता था। कई दफ़ा ऐसे होता था कि हमें जो चीज़ डेटा चाहिए वो भी डिलीट हो जाता था। तो इस सूरत हाल में नेक्स्ट जो है वो ईईपी रोम आई, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अच्छा, ये कैसे, इसमें जो डेटा अपलोड होता था वो भी इलेक्ट्रिकली ही होता था और डेटा जो डिलीट होता था वो भी इलेक्ट्रिकली ही होता था। ठीक है,
और इसमें फ़ौरन से डेटा हम डिलीट कर सकते थे, कुछ थोड़े से टाइम के अंदर वही डेटा डिलीट कर देती थी। और उसके बाद जो है इसमें हम सेलेक्टिव डेटा भी डिलीट कर सकते थे कि अगर एक ख़ास एड्रेस पे जाके उसके ही डेटा डिलीट करना है तो वो भी हम इसमें कर सकते थे। और इसकी इसी तरीके से कैपेसिटी और बाकी सारी चीज़ें जो है इसके स्पेक्स भी थे। फ्लैश रोम, अच्छा आजकल जो हम यूएसबी यूज़ करते हैं उसको, जिसको फ्लैश रोम कहते हैं, तो वो भी एक किस्म की मेमोरी है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज हमने कंप्यूटर के साथ वो लगाने के बाद जनाब हमने एक कंप्यूटर से उसमें कॉपी पेस्ट किया तो उसमें क्या है, डेटा स्टोर हो गया। और इसको हम एक दफ़ा भी इरेज कर सकते हैं पूरे डिवाइस को, या फिर वन बाय वन भी हम कर सकते हैं। ओके, ये हमारा जो रोम वाला है टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसकी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम जो है वो हमने पढ़ लिए। आगे हम रैम को देखते हैं। रैम में जो है स्टैटिक रैम जो है, एस रैम। स्टैटिक रैम जो है वो स्टैटिक कहते हैं कि रुकी हुई चीज़, हालिया चीज़, या जो एक बार स्टैटिक मतलब कि कायम और दायम चीज़ रहो। अच्छा, ये जो स्टैटिक रैम है ये बनी होती थी डिफरेंट ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर्स आई मीन के फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप में चूँकि ट्रांजिस्टर ही यूज़ होते हैं तो इस वजह से चूँकि वो जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो डेटा रेगुलर स्टोर रखते हैं और एक ही डेटा स्टोर रखते हैं, वो डायनेमिकली ऑपरेट नहीं हो सकते, इस वजह से इसको स्टैटिक रैम का नाम दिया गया। एडवांटेजेस इसका ये था कि ये तेज़ काम करती थी, फास्टर थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर इसमें काम कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो की वजह से ये बहुत तेज़ रिएक्ट करती थी। और इसमें इसको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता था, ठीक है, ताकि ये ख़ुद ही मेंटेन रखती थी अपने उस करंट को जब तक कि ऑल डिवाइस ऑन है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये थे कि हाई पावर कंजप्शन होती थी और एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ दिस के इसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे होते थे, बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी ज्योमेट्री बन रही होती थी, तो इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो ज़्यादा आती थी। और हाई पावर कंजप्शन इस वजह से कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, हर ट्रांजिस्टर की अपनी हीट वगैरह भी होती थी, वो हीट डिसिपेट भी करता था, करंट को खींचता भी था काफ़ी सारा, तो इस सिचुएशन में वो पावर बहुत ज़्यादा लेता था। उसके बाद इसको रिप्लेस किया डी रैम ने, डायनेमिक रैम ने। डायनेमिक रैम बेसिकली कैपेसिटर से बनी होती थी और इसके एडवांटेजेस ये थे कि ये पावर बहुत कम लेती थी। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसने आराम से डिस्चार्ज होना है, ये सडनली डिस्चार्ज हो नहीं सकता, तो इस वजह से लेस पावर कंजप्शन थी और सस्ती थी, क्योंकि इसमें इतनी कोई कम्प्लेक्स जो है टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही थी उसमें, और कैपेसिटी भी हाई थी। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि ये स्लो था थोड़ा सा, इसका ये फास्ट रिएक्शन नहीं करती थी, क्योंकि आप देखें कि एक कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए और इसी तरीके से डिस्चार्ज होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए। तो उस ड्यूरेशन की वजह से, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की वजह से वो स्लो थी और इसको रिफ़्रेश होती थी, क्योंकि कैपेसिटर कभी भी एक बार जब वो चार्ज हो जाए तो वो उस अपने चार्ज को इतना ख़ास मेंटेन नहीं रख सकता, तो उसको मेंटेन करने के लिए रेगुलर उसको रिफ़्रेश नीड होती थी कि कुछ ख़ास इंटरवल के बाद उसको करंट मिलता रहना चाहिए, रिफ़्रेश करना पड़ता था, तब भी जाके वो काम करती थी। उसके बाद उसको भी फर्दर रिप्लेस किया एनवी रैम ने, जिसको नॉन वोलेटाइल रैम कहते हैं। नॉन वोलेटाइल रैम जो है वो बेसिकली बनी एस रैम से, स्टैटिक रैम से होती है और उसी के अंदर बैटरी और कंट्रोल सर्किटरी भी इनबिल्ट होते हैं। एडवांटेजेस इसके ये थे कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इनफिनाइट बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम है वो रन कर सकती थी, और उसका इरेजेबल साइकिल भी जो था वो भी काफ़ी अच्छा था। नॉन वोलेटाइल थी वो, जिस तरीके से कैपेसिटेंस वगैरह ये वो। लेकिन इसका जैसे आपको सिंपल वर्ड में समझाएं तो जैसे भी चीज़ किसी को अच्छी चीज़ हो तो वो महंगी होती जाती है, इसी वजह से ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, तो और इसमें टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ हुई थी तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी। अच्छा, यहाँ तक हमने बेसिकली मैं बेसिकली सी
पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसमें इनपुट आउटपुट, तो उसके टाइप क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फिर आगे हमने मेमोरी को पढ़ा, मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं उनको पढ़ा। फिर उसके अंदर फर्दर रोम की टाइप्स को पढ़ा, रैम की टाइप्स को पढ़ा। अभी हम फर्दर पढ़ते हैं सीपीयू को। सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम है, ठीक है। इसके जो टास्क हैं, ये जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं